हे फ्रेंड्स, आई होप दैट आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी एंड बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी है बट ये नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं। ठीक है, तो इस पे ग्रिप बनाना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशनल चैप्टर है जो समझने में बहुत इजी है बट अगर नहीं समझा ना सो इट्स गोइंग टू बी लाइक वेरी डेंजरस, क्योंकि आगे जाके आपको ना इससे बेसिक रिलेटेड जो टर्म्स आप यहाँ पे पढ़ोगे वो बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आई नो मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, प्लीज मैनेज कर लेना बिकॉज वी आर न्यू टू ऑल दिस। ठीक है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम और भी इसमें ज्यादा इम्प्रूव हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। हमारा पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान रहेगा। बायोलॉजी है जिसमें हमें पता है कि अगर हमें अच्छे मार्क्स 360 और 360 लाने, जो बहुत ही कम लोगों के आते हैं, इवन दो इट्स लाइक फेवरेट सब्जेक्ट होता है सभी नीट्स स्टूडेंट का, बट उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका रीजन यही है कि वो नोट्स डिफरेंट बुक में बनाते हैं और हमें तो ये पता है भाई कि अगर सक्सीड करना है नीट में तो एनसीईआरटी को एटलीस्ट 20 से 25 टाइम्स रीड करना पड़ेगा। हम ना क्या करेंगे, नोट्स जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस है, राइट, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसेस है वी विल मेक नोट्स हियर ओनली। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम यहाँ पे जॉट डाउन कर लेंगे ताकि आप 25 बार रीड करो ना तो आप 25 बार आप इन नोट्स को भी ध्यान दो, इन नोट्स पे भी आपकी नजर जाए। बिकॉज नीट में अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीईआरटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और हम स्टूडेंट क्या मिस्टेक गलती कर देते हैं कि भाई नोट्स अलग बुक में बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी को बार बार डिफरेंट बुक में रीड करेंगे। और हमें पता है कि एनसीईआरटी हमारी बाइबल है, सो वी ऑफन रीड ओनली दिस एनसीईआरटी और हम अपने नोट्स को रेफर करना भूल जाते हैं। अगर यहाँ पे बाजू में रहेगा तो विद जो आप ये पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ वो भी आ जाएगा और हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगेन बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आपने 10th स्टैंडर्ड या 9th 8th लोअर स्टैंडर्ड में आप थोड़े बहुत तो फेमिलियर होंगे। इस चैप्टर इज वेरी बेसिक चैप्टर। ठीक है, एक फ्लो चार्ट जो इम्पोर्टेंट है ये समझने से पहले कि हमारा फ्लो क्या, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सेल ना कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो फॉर्म करता है। ये सेल के जो गुच्छे होते हैं, कलेक्शन होता है, इससे हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, ये टिश्यू का जो कलेक्शन होता है उससे हमारा ऑर्गन्स बनते हैं। ये ऑर्गन्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इस पर्टिकुलर 11th और 12th के पूरे बायोलॉजी में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आज पढ़ेंगे। ठीक है, जूलॉजी में आपको टिश्यूज के बारे में पढ़ाया जाएगा, डिफरेंट आप ऑर्गन्स के बारे में भी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करोगे। ऑर्गन्स के साथ उसमें ऑर्गन सिस्टम कौन से आप वो भी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजे, मतलब हम पूरे फ्लो चार्ट को कंप्लीट करेंगे एक बेसिक लेवल पे, ये 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो समझ लेना एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी सेल के अंदर है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी सेल के अंदर है वो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है टिश्यू के अंदर, क्योंकि टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल। उनके इंटरैक्शन से ना हमारे अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी का जनरेशन होता है। वो न्यू प्रॉपर्टी का जनरेशन का स्पेसिफिक नाम है जो आप मुझे चैट्स में लिख के बताओगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में वो प्रॉपर्टी के बारे में मैं एकदम डीप हम वो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप मुझे रिकॉल करके बताओगे कि भाई वो होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में एनसीईआरटी क्या करता है, आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को जनरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी होगा तभी आप इतने बड़े बड़े चैप्टर को पढ़ पाओगे। क्यूरियोसिटी में उसने कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल पूछे कि आई नो आप इंडियन बच्चे हो। ठीक है, और ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है, भले ही ना आता हो, लेकिन एनसीईआरटी अज्यूम कर रही है कि आने वाला है। भाई क्या बोलती है, देखो, When you look around, you see both living and non-living. सभी को पता है कि भाई हमारी जो दुनिया है आज के जमाने में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से बनी हुई है। You must have wondered and asked yourself, आपने अपने आप से सवाल पूछा होगा कि what is that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. मतलब ऐसी वो क्या, कौन सी क्वालिटी है जो लिविंग थिंग के पास होती है और नॉन लिविंग थिंग के पास नहीं होती, और वाइस वर्सा।
एनसीईआरटी को पता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही हवा में बात कर दी, ये क्वेश्चंस हम इंडियन स्टूडेंट के बच्चों में नहीं आती है, तो उसने आंसर भी स्पेसिफाई कर दिया। वो आंसर क्या बोल रहा है कि द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि भैया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर ये पर्टिकुलर सेल ना, ये तो पक्का ही पक्का होगा कि सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है विथ नो एक्सेप्शन। ठीक है, लिविंग होने के लिए ना सेल होना तो पक्का है। वो सेल की कैरेक्टरिस्टिक डिफर कर सकते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने डिस्कस किया है कि भैया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए हैं। असर्शन रीजनिंग आ सकती है कि भैया ऑल, ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑल वाले क्वेश्चन ना के बराबर होते नहीं होते, वो एक्सेप्शन ही होता है। बट जब इस सेल पे क्वेश्चन है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यस ट्रू, ये ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है ऑल के साथ। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, उसने कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया कि कुछ कुछ सेल्स सिंगल होते हैं, कुछ कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होती है लाइक अदर्स कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स एंड आर कॉल्ड एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कि भैया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बने तो वो सेल से ही है, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकती है। वो या तो सिंगल सेल हो सकते हैं, या वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, या तो फिर वो मल्टीसेल्युलर हो सकती है। ये उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये इनकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बट होते तो लिविंग सेल ही है। अभी उनके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें कुछ ये बताते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं कि भैया सेल क्या होता है। यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन वाला पार्ट या मेन एनसीईआरटी का जो सेल है वो स्टार्ट होने जा रहा है। अभी क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भैया सेल से तो बनता है, लेकिन व्हाट इज सेल, सेल है क्या। जैसे कि हम सभी के अंदर ना एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ डिफाइन करने के लिए कि मैंने नीट को क्यों चूज किया, बिकॉज आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली एक सेल, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ दिस, मतलब अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना, तो वो यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के दर्जे में वो जा सकता है। वो सिंगल सेल के रूप में उसे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये दो पक्का ही फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड सेकंड क्या है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि अगर वो पर्टिकुलर सेल है, अगर वो अकेले रहने में सक्षम है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि वो जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शन है अगर वो परफॉर्म कर पा रहा है, देन वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living। भैया एक सेल तो होना ही चाहिए अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो। इंडिपेंडेंट लिविंग सेल का दर्जा चाहिए तो कम से कम एक सेल होना चाहिए, और एक सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो तो पक्का ही होना चाहिए। Hence, cell is the fundamental, structural and functional unit of all the living organism। भाई यहाँ पे एक important word आ गया, दो important word आ गया स्ट्रक्चर से। एक तो structural important होना चाहिए और एक functional। कि अगर सेल है, सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन किस वे में फंडामेंटल है, एक तो स्ट्रक्चरल की वे में, दूसरा फंक्शनल की वे में। ठीक है, समझ में आ गया। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करोगे और जो याद रखोगे क्या, कि भैया सेल है वो फंडामेंटल तो है, लेकिन किस वे में फंडामेंटल है, फर्स्ट स्ट्रक्चरल एंड सेकंड कौन सा है, फंक्शनल के वे में। अभी हम आते कुछ साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने बहुत परिश्रम करके हमें बताया है कि भाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इजी नहीं था कुछ भी चीज न्यू डिस्कवर करना, जिससे पहले लोगों को पता ही नहीं था, इट्स डिफिकल्ट। सबसे पहले हम रिस्पेक्टफुली पढ़ने वाले हैं एंटन वॉन लेवनहुक, जिन्होंने फर्स्ट बार लिविंग सेल को देखा। कौन थे ये? इन्होंने सबसे पहले हमारे लाइव सेल को देखा, एंटन वॉन लेवनहुक ने।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, ये साइंटिस्ट का नाम। सिंपल क्वेश्चंस में क्या आ गया, फर्स्ट सेल किसने देखा, 4 ऑप्शन दे देंगे, आगे आप जितने भी साइंटिस्ट के नाम दे दो उसके वो 3 डाल देंगे और एक नाम ये डाल देंगे। आपको पता होना चाहिए कि एंटन वॉन लीविंगवुड करना चाहिए। मतलब मेरे टीचर ने एक ट्रिक बताया था लिविंग सेल याद करने के लिए कि भाई इसके नाम में ही एल आ रहा है, ठीक है, तो एल फॉर लिविंग हुक, एल फॉर लिविंग सेल, तो ये आपको याद करने के लिए इजी होगा, जस्ट अ ट्रिक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अभी सेल के डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल हो गया हमारे पास, ये सेल की न्यूक्लियस हो गए, गोल्गी बॉडी हो गया, जो भी अंदर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और हर स्ट्रक्चर को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। न्यूक्लियस जो हमारा सेंट्रलाइज पार्ट है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जैसे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, वैसे एक पर्टिकुलर सेल का न्यूक्लियस है जिससे सारे फंक्शन मॉडरेट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया ब्राउन ने। अगेन इसका याद करने का तरीका रॉबर्ट ब्राउन खत्म होता है एन से, तो एन से आप याद रख लेना कि ये न्यूक्लियस से होता है। मतलब आप अगर देखो ना तभी आपको याद आ जाए कि भैया इसके अंदर ना ब्राउन एन आ रहा है तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया होगा। सो अगर आपने ऐसे ट्रिक्स बना लिए ना तो आप वर्ड को देखोगे और यू वुड बी विद आंसर्स, ठीक है। अभी क्या बोल रही है, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप and its improvement leading to electron microscope revealed all the structure detailed in the cell। मतलब ये तो निकालने, मतलब ये दो डिस्कवर करने में बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप वेल डेवलप नहीं थे, लेकिन विद टाइम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से डेवलप होने लगे, उनके फीचर्स एनहांस होने लगे, तो उसके बाद की जो जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो इजीली रिवील हो गए और स्टडी करने में भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो गए। अब समझते सेल की थ्योरी। बहुत सारे लोग ने जर्नलाइज फॉर्म, जैसे यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा था जस्ट ऊपर कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सेल से बने हुए हैं, जर्नलाइज, इसलिए हम ये फर्स्ट चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं कि सभी चीज सेल से बनी हुई है। अब इस सेल थ्योरी क्या हो रहा है कि कुछ 3-4 बेसिक रूल्स है, या उन्होंने एक लॉ बना के दे दिया कि भैया ये तो पक्का ही पक्का होगा अगर एक सेल है तो। अभी सबसे पहला नाम आता है, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको याद होना चाहिए इस पर्टिकुलर थिंग में। सबसे ये आपको ईयर भी याद होना चाहिए, इसका ये नाम भी याद होना चाहिए, ये जर्मन बॉटनिस्ट है ये भी याद होना चाहिए। ये तीनों चीज आपको पक्का ही याद होना चाहिए कि इन 1838 मिथेस केल्डियन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells which form tissue of the plant। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको सभी चीज लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ईयर पूछ लेंगे, सबसे पहले पूछ लेंगे किस साइंटिस्ट ने अपनी सेल थ्योरी दी, तो इसमें इनका भी नाम आएगा। दूसरी बात, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, कौन थे वो भी पूछ लेंगे। और इनकी जो इन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला था, इनकी स्टेटमेंट बोलती है कि भाई जितने भी प्लांट, इन्होंने प्लांट के बारे में बोला था क्योंकि ये बॉटनिस्ट है, ठीक है, कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। कि भाई अगर एक प्लांट है तो प्लांट के अंदर आपको ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे, आपको टिश्यू दिखेगा। वो उस वक्त 1838 में केल्डियन साहब ने बता दिया था, ठीक है। एट द सेम टाइम थियोडोर स्वॉन, अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये भी याद रखना 1839 में स्वॉन ने, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, different type of animal cells and that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane। और श्वान जो कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया था, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बोला था कि भाई प्लांट के पास ना जो एनिमल सेल्स है उनके पास एक थिन आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्या होती है, थिन आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर। He also concluded based on his study on plants, मतलब ये श्वान देख रहे हो कितना मल्टीटास्किंग है, उसने तो प्लांट्स पे भी किया और एनिमल्स पे भी किया, लेकिन जो हमारा ऊपर आते हैं, जो हमारा केल्डियन था उन्होंने सिर्फ किस पे किया, प्लांट पे किया। ये भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज याद रखना। ये उन्होंने क्या कंक्लूड किया, on the plant tissue that the presence of cell wall is the unique character of the plant cell। सेकेंड बात उन्होंने क्या बोली कि जो हमारे प्लाज यूनिक कैरेक्टर क्या है,
प्लांट सेल के अंदर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो उन्होंने बोला कि सेल वॉल जो हमारे पास है वो एक यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है, किसका यूनिक कैरेक्टर है हमारे पास? प्लांट का। तो आप क्या करो, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को आपने सिर्फ 2 पॉइंट के अंदर जॉट डाउन कर लिया तो आपको इतना लंबा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू वुड फाइंड इट इजी कि आप एक चैप्टर बहुत फटाफट कंप्लीट कर लो। आपको फर्स्ट टाइम ये नोट्स बनाने में, पढ़ने में, बड़े बड़े पैराग्राफ को एक छोटे टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में टाइम तो लगेगा, बट वंस यू मास्टर दैट, आपको ना अभी याद करना होगा ना, हाँ भाई क्या श्रवण ने सिर्फ बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल जो होती है वो यूनिक कैरेक्टर होती है प्लांट सेल की, 2 बोला था। आपको इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको नीट के एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि आपके पास ये नॉलेज है कि नहीं। सो प्लीज इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, बट नेक्स्ट जो 24 टाइम आप रिवाइज करोगे इट वुड बी सुपर इजी फॉर यू। ठीक है, और उन्होंने क्या ऐड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी Swan proposed the hypothesis that bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell। तीसरी बात क्या बोली कि जो हमारी बॉडी है किसकी, प्लांट और एनिमल की, शॉर्ट फॉर्म में लिखो प्लांट एनिमल में PNA, आपको तो पता होगा ना, प्लांट एंड एनिमल को हमने अपने इससे डिनोट किया। उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में क्या बोला कि हमारा जो प्लांट और एनिमल के जो सेल्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल। उनकी जो बॉडी किससे बनी हुई है? सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये 3 पॉइंट किसकी थी? श्वान की थी। ठीक है, ये 3 पॉइंट श्वान के थे, आपको याद रखना है। समझ में आया? ठीक है, अब इन्होंने दोनों ने अपने अपनी हाइपोथेसिस दी। नेक्स्ट टाइम क्या बोला? स्केल्जिन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। आपको क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मुलेट किसने किया था सेल थ्योरी को? योर आंसर शुड बी स्केल्जिन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। एक क्वेश्चन और आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगी, कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज में। This theory, however, did not explain as how new cells are formed। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ड्रॉबैक बताइए भाई सेल थ्योरी का। तो ड्रॉबैक क्या है सेल थ्योरी का कि भाई सेल थ्योरी ने न्यू सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं इनके बारे में नहीं बताया। तो आपके सेल थ्योरी का ड्रॉबैक यहाँ पे आ गया। ड्रॉबैक्स पे क्वेश्चंस आते हैं तो समझ लेना, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी हिस्ट्री टाइप चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या बोला कि सेल थ्योरी को उन्होंने फॉर्मुलेट किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? रुडोल्फ वर्काउ in 1855, important 1855, first explained the cell divide and new cells are formed from pre-existing cells omnicelluli e cellula। important word again, ये आएगा कि किसने दिया था? first time रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था। he modified the hypothesis of Scalia and Swan to give the cell theory a final shape। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट किया? तो फॉर्मुलेट करने वाले कौन थे? स्केल्जियन एंड स्वान थे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, कि भाई सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना क्या पूछा है। अगर मॉडिफाई की बात करेंगे रुडोल्फ वर्काउ के बारे में बात करेंगे। तो भाई ये बंदा जो रुडोल्फ वर्काउ दो टाइम पे आएगा। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा रहेगा ओमनीसेल्युलर ई सेल्युलर किसने दिया, उसका मतलब भी पूछेंगे कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विद दैट की मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ वर्काउ ने किया। तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे ड्रॉबैक भी पूछा जा सकता है और वो भी पूछा जा सकता है। सेल थ्योरी आज के जमाने में 2 चीजों से बना है। क्या? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या है? सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। रुडोल्फ वर्काउ ने क्या बोला था वो वहां पे बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा। एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले थे सेल। सेल क्या होता है हमने वो समझा। क्यूरियोसिटी को पैदा करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी ने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका आंसर एनसीईआरटी ने खुद दे दिया बाद में। क्वेश्चन कुछ ये था कि क्या डिफरेंस है एक लिविंग एंड नॉन लिविंग में, हमने तो वो पढ़ लिया था 10th में,
लेकिन व्हाट इज दैट मेक्स द डिफरेंस, वो ऐसी क्या चीज है? तो उसका आंसर देते हुए एनसीईआरटी ने कहा कि भाई वो एक सेल होता है जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। देन हमने समझा कि सेल होता क्या है, सेल तो डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन व्हाट इज सेल? तो सेल ना एक बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि एक सेल होता तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफर हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, अगर वो यूनिसेल हो सकता है, वो मल्टी सेल हो सकता है। नॉट ओनली दैट, वो एक एज अ सिंगल स्पीशीज, एक सिंगल सेल की वे में भी सर्वाइव कर सकता है। बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है आज के जमाने में। होने के लिए 2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सेकेंड वो अपनी लाइफ के एसेंशियल जो फंक्शन है वो कंप्लीट कर सके। एक सेल से कम कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो अपने आप के जो भी प्रोसेस है जिंदा रहने के लिए वो नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से वो नहीं किया उन्होंने। देन हमने पढ़ा कि भाई सेल थ्योरी है, बहुत सारे लोग अपने सामने आए, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले हमने समझा कि एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा। देन हमारे पास है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को देखा। देन हम समझेंगे कि सेल थ्योरी नामक चीज भी आई, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, जिन्होंने एक सेल की जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया। सबसे पहले हमारे पास नाम आता है स्केल्डियन का, जिन्होंने प्लांट पे काम किया था, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बोला कि जो प्लांट है, प्लांट की जो टिश्यूज है वो डिफरेंट जो प्लांट का ऑर्गन है, पूरी बॉडी है, वो डिफरेंट टिश्यूज से बनी हुई है। उनका बस एक ही पॉइंट था। देन हमारे पास स्वान आते हैं, जो अगेन मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो प्लांट पे भी काम करते हैं, एनिमल पे भी काम करते हैं। उनका सबसे पहला पॉस्टुलेट था कि सेल मेम्ब्रेन एक आउटर थिन लेयर होती है एनिमल सेल के ऊपर। उन्होंने ये भी बताया था कि प्लांट के अंदर एक डिफरेंट सेल एक आउटर लेयर में पाया जाता है, जिसका नाम सेल वॉल होता है। थर्ड थ्योरी इन्होंने क्या दी कि प्लांट और एनिमल किससे बने हुए हैं, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। देन हमारे पास आया कि सेल्डियन एंड स्वान दोनों एक ही वक्त पे काम कर रहे थे, तो उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। मॉडिफाई रुडोल्फ वर्काउ ने किया। इसका ड्रॉबैक क्या था सेल थ्योरी का? सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि भाई वो बता ही नहीं पा रहा था कि न्यू सेल किससे फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक था। मॉडिफिकेशन रुडोल्फ वर्काउ ने किया। लास्ट पॉस्टुलेट क्या बना हमारे पास कि ऑल लिविंग सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है, और जितने भी सेल्स हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक फेमस वर्ड रुडोल्फ वर्काउ का ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर, इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स से। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम ओवरव्यू समझते हैं सेल के बारे में, इजी है, फटाफट पढ़ते हैं। ठीक है, you have earlier observed cells in onion peel or human cheek cells under the microscope. Let us recollect the structure. Onion peel, which is typically a plant cell, has distant cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane. जैसे कि आपने पहले देखा था, अपने श्वान जी ने बताया था कि सेल वॉल एक यूनिक बाउंड्री होती है प्लांट सेल के अंदर, तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल के अंदर यूनिक सेल वॉल बाउंड्री होती है। The cell of the human cheek has an outer membrane as a delimiting structure. और हमारे पास जो ह्यूमन चीक सेल है उसके अंदर क्या मिल रहा है, हमारे पास डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एक इंपॉर्टेंट वर्ड, कंफ्यूज करने के लिए असर्शन रीजनिंग आएगी। ठीक है, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या आ गया, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। This nucleus contain the chromosome which in turn contains the genetic material. ये तो बेसिक पता है हमारे पास। Cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic, whereas the cell that lacks membrane bound nucleus are prokaryotic. सबसे पहला डिफरेंस आप यहाँ पे ना नोट बनाएंगे मेरे साथ। ठीक है, डिफरेंस के ऊपर किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मैं फटाफट लिख रही हूँ। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। मेम्ब्रेन बॉन्ड, न्यूक्लियस एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। मतलब मैं ये पूरे इतने बड़े पैराग्राफ को जस्ट टेबुलर फॉर्म में डिकोड करूँ ताकि इट वुड बी इजी फॉर यू।
In both prokaryotic and eukaryotic, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume. ये दोनों में similarity हो गई. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. Again an important question. मेन एरिना जहाँ पे सेल्यूलर एक्टिविटी होती है वो कौन है? हमारा प्यारा सा साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? एक मेन एरिना है किसकी? सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल. वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट, ताकि वो जिंदा रह सके, इसलिए प्रोसेस चलते रहता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं नीचे. ओके. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called as organelles, like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, and vacuole. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. Again, इसमें ऐड करते हैं हम लोग. सबसे पहले जितने भी organelles हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? membrane-less होते हैं. यहाँ पे उसका अपोजिट है, इसमें क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल सेल्स. ये सभी सेल्स में होता है. ठीक है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक. ठीक है. Within a cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast and mitochondria, and on the rough endoplasmic reticulum. उसमें राइबोसोम एक अगेन एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होती है हमारे बारे में. उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ना ये जो राइबोसोम है, क्योंकि सभी सेल्स को जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए दे नीड प्रोटीन ना, इसकी वजह से ये ऑल सेल में प्रेजेंट होता है. मैं जिस वर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ, यू शुड रिमेम्बर टू लर्न दैट पर्टिकुलर. आप मेरे साथ बुक खोल के ही बैठे हो आई होप, और आप भी उसमें अंडरलाइन एंड मार्क कर रहे हो. ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड कि ये नॉन मेम्ब्रेन होता है. ये सभी सेल में पाया जाता है, बी इट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक. नॉट ओनली दैट, साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि दो डिफरेंट ऑर्गेनल में पाया जाता है. क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है. तो उसकी प्रेजेंस आपको अकरेंस बतानी पड़ेगी. साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है. ये इसकी इंपॉर्टेंस तो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. ये आपको ना बॉटनी के चैप्टर में पता चलेगा, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा. वो आपको ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि वो होता है, तो ताकि वहां आपको शॉक न लगे कि भाई राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे. एवरी मैकेनिज्म इन डिटेल, आपको बहुत सारे मैकेनिज्म, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड एज सेंट्रियोल व्हिच हेल्प इन द सेल डिवीजन. अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड जहाँ पे आया है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवा देती हूँ. सेंट्रियोल क्या करता है? जो सेल डिवीजन में कंट्रीब्यूट करता है, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है. ठीक है, आई होप जो मैं हाईलाइट करी इट वुड बी इजी फॉर यू. ठीक है, ओके. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी. हमें पता है सेल की बहुत डिफरेंट वैरायटीज होती है. आजकल मैगी की इतनी वैरायटी होने लगी है, फिर भी ये तो सेल है भाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा. यहाँ से आपको जो जो लर्न करना है बताते जाऊंगी. सबसे पहले आपको लर्न करना है माइकोप्लाज्मा क्या है, ये भी लर्न करना है कि स्मॉलेस्ट सेल होता है, ये भी लर्न करना है तो उसकी लेंथ कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ. ये भी याद रखना है कि लेंथ है, क्योंकि नीट में घुसा के ये ब्रेथ दे देगा एंड यू वुड बी लाइक हाँ हमने तो पढ़ा था कि 0.3 है, बट नहीं, ये लेंथ भी याद रखना. किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा. जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है. वाइल बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया की बात करें, इस पे हम आते हैं. ओह शिट, While bacteria could be 3 to 5 माइक्रोमीटर. ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी लेंथ की बात करता है. ये भी याद रखना है कि भाई लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर.
ये याद रखना, यहाँ पे रेडियस कर देंगे एंड इट वुड बी फॉल्स। बहुत ही घुमा घुमा के क्वेश्चंस, अभी तो कंपटीशन वैसे भी हाई होने वाला है, तो आपको ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही देना पड़ेगा, वरना ये घुमा देंगे और आपका आराम से नेगेटिव चला जाएगा, मार्क्स -1 हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्व सेल आर द लॉन्गेस्ट सेल। वाओ, समझ सकते हो, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, डिफरेंट समझना। ये लार्जेस्ट की बात कर रहा है, ये लॉन्गेस्ट की बात कर रहा था, ऊपर माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट की बात कर रहा था, ठीक है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, वो अपने शेप में भी डिफरेंस को देखते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेग्युलर भी होता है, जैसे हमारे WBCs। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। ये याद रखना, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो सेल है उनकी जो डिफरेंस शेप है ना, वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, किससे? उनके फंक्शन से, ठीक है, इंटर रिलेटेड है उनके फंक्शन से। तो समझ में आ गया आपको इस पैराग्राफ में क्या क्या याद करना। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। सेकेंड, बैक्टीरिया के बारे में समझे, वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। ये भी याद रखना भाई, माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेड ब्लड सेल कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसका लेंथ नहीं दिया तो हमें पढ़ना भी नहीं है। डिफरेंट शेप्स के बारे में बताया कि भाई डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं सेल, और सेल के जो शेप है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं उनके फंक्शन के ऊपर। क्या क्लियर है इतना? ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने बताया है कि अब हम समझने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल किससे मिलकर बनता है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, जिसका शॉर्ट फॉर्म PPLO, फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell। अभी आप खुद बताओ ना, कोई चीज बहुत हल्की है, फॉर एग्जाम्पल थर्माकोल, उनको ब्रेक करना बहुत इजी है, बहुत इजीली ब्रेक कर जाते हैं। वही आप किसी स्टील को ले जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन टर्म में भी देखा, सिंगल सेल होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, उनके पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एंड दैट इज वाई उनको क्या करना, उनको ब्रेक करना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो वो ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई ग्रो करता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। अगेन इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप, साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे याद है, मैं हमेशा भूल जाती थी। बैसिलस रॉड लाइक, तो ये हमें क्या दिया हुआ? ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है डिफरेंट। ये हमें क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर, किसका? बैक्टीरिया का। और उन बैक्टीरिया को हमारे डिफरेंट साइंस के टर्म में अगेन एक डिफरेंट नाम दिया हुआ है, जिसको हमें याद करना है, जो मैं हमेशा भूलती थी लेकिन आपको भूलने नहीं दूंगी, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है शेप ऑफ बैक्टीरिया? बैसिलस शेप, जिसको रॉड लाइक बोलते हैं। तो याद रखना कि रॉड को हमारे बायोलॉजी के टर्म में बैसिलस बोलते हैं। कॉकस को स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा, स्पाइरुलम स्पाइरल, ये तो इंपॉर्टेंट है कि स्पाइरुलम स्पाइरल से आ जाएगा। विब्रियो कॉमा मतलब विब्रियो, मतलब मैंने इससे कुछ किसी एक डिजीज से लिंक किया था कि वो विब्रियो हो गया, इसको दूसरे कॉमा में चला गया। कॉकस में इतने सारे सी आ रहा है तो स्फेरिकल हो जाएगा। बैसिलस तो याद हो जाएगा भाई, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, आई होप ये याद हो गया होगा, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotics exhibit a wide variety of shape and fundamental functions, ठीक है। ओके, पहले ये पढ़ लेते थोड़ा, ये छूट गया हमारा ना। डिफरेंट शेप दिया कि भाई रेड ब्लड सेल राउंड होता है और बाइकॉन्केव होता है, इंपॉर्टेंट है ना, राउंड होता है, बाइकॉन्केव होता है। व्हाइट ब्लड सेल अमीबॉइड शेप का होता है, ये भी याद रखने का। कॉलमनार एपिथेलियल सेल, वो क्या होता है? लॉन्ग होता है, नैरो होता है, इंपॉर्टेंट है अगेन। नर्व सेल ब्रांच होता है, लॉन्ग होता है, सबसे कैरेक्टरिस्टिक है जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ट्रेकिड सेल जो आप आके जाके पढ़ोगे,
ये इलोंगेटेड होता है। मेसोफिल सेल्स, अगेन ये क्या होता है, ये कौन सी वैरायटी ऑफ सेल है, ये सब हम आगे चैप्टर से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको कैसा कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होनी चाहिए जो आगे जाके हेल्पफुल होगी और आपके नीट के क्वेश्चंस को भी टैकल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके। All prokaryotes have the cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भाई माइकोप्लाज्मा के अंदर ना सेल वॉल नहीं होता, बाकी सारे प्रोकैरियोटिक में होता है। ये जितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ना, क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसमें। एक भी वर्ड घुमा दिया और तुम लेट जाओगे भाई, ट्रस्ट मी। क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन हम उस हड़बड़ी में होते हैं, इस वजह से सिंपल क्वेश्चंस भी गलत कर पाते हैं। इसीलिए बायो इजी है बट सभी 360 और 360 स्कोर नहीं करते, याद रखना। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमें पता है कि प्रोकैरियोट के बारे में हमने समझा था कि भाई इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूंगी तो ये जेनेटिक मटेरियल से तैर रहा होता है। किस में तैर रहा होता है? साइटोप्लाज्म में। कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, इसके अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई वो नहीं, इनको बोलते हैं ना एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। बट हाँ भाई तुम लोग रहो जैसे बाकी ऑर्गेनल्स हैं। इन एडिशन द जीनोमिक डीएनए इज द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। ये डीएनए के अलावा ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर डीएनए, इसमें सर्कुलर से डीएनए एक्स्ट्रा पाया जाता है, तो दो डीएनए। ठीक है, कैन यू इमेजिन एक सेल को दो बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, दो डीएनए, चालू माल है बहुत। दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड। इस पर्टिकुलर जो बहुत स्मॉल होता है, जो एक और एक्स्ट्रा एडेड थिंग है, इसको ना प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मिड है क्या करता है, अब सब आगे समझते हैं। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character, important to such bacteria. Important याद रखना, phenotypic क्या होता है कि एक डिफरेंट अपीयरेंस देना उस सेल को। जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक बेसिस पे कुछ डिफरेंस को क्रिएट करना या डिफरेंस को दिखाना, मतलब जेनेटिक जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिनोटिपिक यानी कि हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अगर ये प्लाज्मिड है तो उसको एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट अपीयरेंस देता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में, उसकी अपीयरेंस में। वन सच कैरेक्टर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अगेन वो जानता है कि आप समझोगे नहीं फिनोटिपिक क्या होता है, तो उसने एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि एक वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक है फिनोटिपिक रेजिस्टेंस के बारे में। In higher classes, you will learn that the plasmid DNA is used to monitor the bacterial transformation within the foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. अभी इन्होंने क्या बोला कि कैरेक्टरिस्टिक, जैसे फिनोटिपिक की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फिनोटिपिक कुछ और नहीं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है। और आपने हायर क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा, यू आर गोइंग टू लर्न कि ये जो आप ना 12th की जूलॉजी पढ़ोगे ना, आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्या बोला है कि जो डीएनए है ना बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे कि वो सिंगल सेल है तो क्या करते हैं, उनको अपनी प्रोजेनी को डेवलप करना होता है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये सेल है, अगर इसको दे दिया तो सेल ही मर जाएगा। तो ये अपना एक्स्ट्रा, इसके अंदर जेनेटिक्स तो ये पर्टिकुलर सेल की है, तो ये क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाता है, ये सेल इसमें आ जाता है, ये इसको डिवाइड करता है, इसके अंदर अगेन जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें चले जाते हैं विदाउट द ऑल्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। इसका जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है वो तो सेल के अंदर ही है, लेकिन ये जो मेन जिसको ट्रांसफर कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर सेल नंबर 1 का ही है, लेकिन डिवाइड करने के लिए वो चला गया सेल नंबर 2 में, तो इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर भी आ गए। ठीक है, no organelles like the one in eukaryote are found in prokaryote except for the ribosome. Again an assertion reasoning. भाई इसको अंडरलाइन कर दो कि कोई ऑर्गेनल सेम नहीं होता है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, एक्सेप्ट हमारे पास राइबोसोम के। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, जो हम पढ़ेंगे। A specialized differentiated form of cell membrane called as mesosome is the characteristic of prokaryotic. मेसोसोम एक ना मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे समझाती हूँ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल वॉल है. इसके डिफरेंट एक्सटेंशन फॉर्म्स के अंदर आप देखोगे इसको क्या बोलेंगे, हम मेसोजोम बोलेंगे. मेसोजोम जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. मतलब ये इंटरनल, ये जो मेम्ब्रेन है ना सेल मेम्ब्रेन, उसी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को हमने एक नया नाम दे दिया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, वो ये सेल मेम्ब्रेन ही है लेकिन इसका फॉर्म क्या है, मेसोजोम है. ठीक है, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट के. दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ और नहीं है, सेल मेम्ब्रेन की जस्ट इनफोल्डिंग होती है, बट ये कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट दिखते हैं. दैट इज वाई हमने इनको क्या नाम दे दिया, मेसोजोम नाम दे दिया. ठीक है, ओके. सो करते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कुछ एनवेलप के बारे में बात करेंगे ताकि हमारा कुछ इंटरनल जो ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये न्यूक्लियस सुरक्षित रहे, यहाँ पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो सुरक्षित रहे. दैट इज वाई हम क्या बोल रहे हैं कि हमने ना कुछ एनवेलप प्रिपेयर किया. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ज्यादा डैमेज प्रोन कौन सी जो सेल्स होती है, तो आप क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्यादा प्रोन यूकैरियोटिक होती है या प्रोकैरियोटिक्स होती है. आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक भाई बहुत प्रिमिटिव टाइप होती है, ज्यादा एडवांस फीचर नहीं होता, तो डैमेज होने की संभावना प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है. तो क्वेश्चन ये, इनका एक्सप्लेनेशन वो स्टार्ट भी इसी तरीके से करती है कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स. यहाँ पे हम बेसिकली प्रोकैरियोट माने कि बेसिकली हम बैक्टीरियल सेल के बारे में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बात कर रहे हैं. हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप. यानी कि आप ये समझो कि कोई चीज फ्रेजाइल है तो उसका जो पैकिंग होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू वो आप स्टील को बहुत अच्छे से पैक नहीं करोगे, राइट. आप गोल्ड को, आप डायमंड को, इसको बहुत अच्छे से रैपिंग करके पैक करो ताकि वो अंदर जो इंटरनल जो मेन इंग्रेडिएंट रखा हुआ है वो डैमेज ना हो. तो वही बोल रहा है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा प्रोन कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है. तो हम ना इसकी जो कॉम्प्लेक्स है, इनकी जो आउटर एनवेलप है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है. किस वे में कॉम्प्लेक्स होती है, कैसे कैसे होती है कॉम्प्लेक्सिटी, हमें कैसे पता चला कि भाई उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. ये इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रोकैरियोटिक्स में होता तो है लेकिन कितने लेयर एनवेलप होता है, तो 3 लेयर एनवेलप होता है. इंपॉर्टेंट वर्ड है. दैट इज वो कुछ बता रहे थे, कोई एक बोलते ना सीक्वेंस होता है, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, ये आउटर टू इनर जा रहा है. द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय अ सेल वॉल एंड देन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी इतना लंबा है, पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो हम बाजू में छोटा सा डायग्राम बना लेंगे. सिंपल, हमने डायग्राम में क्या करेंगे कि एक सेल बनाएंगे. ठीक है, ये सेल है, इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं पी लिख दे रही हूँ उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसकी एक और आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग का नाम है सेल वॉल, सी लिख दिया. उसकी एक और आउटर इसका एक और आउटर कवरिंग है, जिस कवरिंग को हमने क्या बोल दिया, ग्लाइकोकैलिक्स, जी बोल दिया. ये कौन सा सेल है भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है. आप समझ में आएगा. यानी कि ये 3 लेयर से बन के हमारा सेल एनवेलप फॉर्म होता है. Although each layer of the envelope perform distinct functions. यानी कि हमें ये तो पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना काम है, सेल मेम्ब्रेन का अपना काम है, ग्लाइकोकैलिक्स का अपना काम है, बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो तीनों साथ में मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि ये बोलना है, सिंपल वर्ड में जा रहा है कि तीनों का अपना अपना काम तो है, लेकिन जब तीनों साथ में आते हैं दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव यूनिट. जैसे कि अगर आप 3 डिफरेंट फ्रेंड्स हो तो सबका अपना अपना एक बोलते हैं ना क्वालिटी होती है कि इन्होंने से कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, बट तुम जब तीनों साथ में मिलते यू बूम आउट एंड सभी एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं उसका भी यही बोलने का मतलब है कि तीनों एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स on the basis of the difference in the cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure developed by Gram. अभी यहाँ पे अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है यहाँ पे कि जो बैक्टीरियल सेल है वो ना 2 पार्ट में डिवाइड है. कौन से इनका क्राइटेरिया नंबर 1 क्या मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. ठीक है, ऑन द बेसिस, सबसे पहले किस पे बेसिस पे, सेल एनवेलप
and the manner in which they respond to staining procedure. ठीक है, ये तीनों देख लो. तो ये तीनों कौन से सेल एनवलप किस मैनर पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे स्टेनिंग प्रोसीजर को. सो दीज टू, ये क्राइटेरिया नंबर 1, ये क्राइटेरिया नंबर 2, ये दोनों क्राइटेरिया मिलकर एक बैक्टीरियल सेल को दो डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. Those that take up the gram stain are called as gram positive and the other that do not are called as gram negative bacteria. यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है अगर वो स्टेन ले रहे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अगर वो स्टेन नहीं ले रहे तो क्या होगा, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा. ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया. अभी ये जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, लेट मी चेंज, ओके. तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, इनका जो फॉर्मेशन है ये भी डिफरेंट, ये बहुत डिफरेंट होता है डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर. इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है, इनकी थिकनेस होती है, दो चीज, नंबर 1 एंड नंबर 2. मैं जिस पे भी नंबरिंग करते जा रही हूँ वो आपका स्टेटमेंट वाइज एज इट इज रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं. इसका एक भी वर्ड, एक भी लाइन घुमा दिया एंड आपका नेगेटिव 1 हो जाएगा अगर आपने सही से पढ़ा नहीं तो. ठीक है. इट कुड बी अ लूज शीट called as slime layer in some, while in other it may be thick tough called as capsule. और ये आउटर लेयर कॉम्पोजिशन में डिफर करता है. उसी कॉम्पोजिशन के डिफरेंस की बेसिस पे दो डिफरेंट पार्ट है. एक स्लाइम लेयर होता है जो लूज शीती होता है, उनके बीच में जो इंटरस्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है कैप्सूल, जिसके अंदर फिटिंग बहुत टाइट होती है. कैप्सूल का नाम सुन के आपको कुछ एकदम हार्ड सी कैप्सूल का मतलब माइंड में आता होगा, राइट. सो ये क्या है, थिक है, टफ है, इसको कैप्सूल बोला जाता है. द सेल वॉल डिटरमाइन, important, the cell wall determine the shape of the cell and provide the strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing. सेल वॉल का यहाँ पे मेन काम दिखाया हुआ है. क्या करता है वो, सबसे पहला काम करता है शेप को मेंटेन करता है. सेकंड क्या काम करता है, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है ताकि वो बर्स्टिंग से बहुत ही ज्यादा अपने आप को बचा पाए. तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सेल वॉल, ठीक है, इसके दो काम होते हैं. कौन से यहाँ पे आपको भी लिखना है. सबसे पहले उसका काम क्या होता है, शेप को डिटरमाइन करना. शेप किसका, सेल का, राइट, शेप ऑफ सेल. दूसरी बात क्या होगी हमारे पास, प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट. क्या करता है वो, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. The plasma membrane is a semi-permeable in nature. Again हाईलाइट करो, ये याद होना चाहिए आपको. मैं जो बता रही हूँ अब याद करके आना, जैसे जैसे याद करते रहोगे आगे चीजें बहुत इजी होती जाएगी. तो ये क्या होता है, देखो ये होता है सेमी परमेबल. सो ये होता है हमारे पास ये क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल इन नेचर होता है. एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मीन्स दिस इज द वर्ल्ड की. अभी आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन द बैक्टीरियल, नॉट इन द बैक्टीरियल सेल बट इन द ह्यूमन बॉडी, एक यूकैरियोटिक सेल में हमें पास से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो दिस इज द वन जो बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज होता है. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं वो सिमिलर इन नेचर है. यहाँ पे सिमिलर की जगह पे सेम कर देगा और क्वेश्चन दे देगा, और आपको लगता है नहीं सिमिलर और सेम तो सेम ही होता है. नहीं, सिमिलर मतलब कुछ कंपोनेंट उसके अंदर सिमिलैरिटी, अपार्ट फ्रॉम इट उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलता है. ठीक है, आगे चलते हैं. अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेसोसोम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसकी कुछ इनफोल्डिंग ऐसे वेसिकल्स बन जाता है, ऐसा बन जाता है, कुछ भी डिफरेंट स्ट्रक्चर अंदर बन जाता है. ये किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं, उनका नाम क्या होगा, मेसोसोम देते हैं. which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. Into the cell, सेल के अंदर ऐसे ऐसे एक्सटेंशंस बनते हैं एंड ये एक्सटेंशन का नाम हमने मेसोसोम रखा है. These extensions are in the form of vesicle, tubules and lamellae. Vesicles कुछ ऐसा होगा, टिब्यूल्स कुछ ऐसा होगा, लेमिलेस कुछ ऐसा होगा. डिफरेंट फॉर्म्स के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया इन्होंने, डिफरेंट नाम का
एक बोलते हैं एक सिंबलाइज दे कि भाई पता चल सके वो ट्यूब्यूल में ही सिक्रेशन हो रहा है या लेमिलेज में ही सिक्रेशन हो रहा है, ये सबको नाम देने के लिए जैसे एक नाम है बस, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यू टर्म नहीं है कि बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को एक नया नाम दिया है मेसोसोम, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक डिफरेंट नाम दे दिया ताकि हम ज्यादा स्पेसिफाई हो पाए, ठीक है। दे हेल्प इन सेल वॉल। अभी वो काम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है कि भाई मेसोसोम का नाम क्या है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट में नहीं पाया जाता। तो ऐसी कोई कोई जो कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती है, उसकी क्या क्या फंक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले सेल वॉल हमारा फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा करता है वो डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। They also help in respiration, secretion process, to increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content. इन 7 पॉइंट है, 7 में से कोई भी एक को रॉन्ग बता देगा, पूछेगा इसमें से रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। In some prokaryotes like cyanobacteria, they are the other membranous extension in the cytoplasm called as chromatophore, which contain pigments. अभी इन्होंने बोला है कि कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उनके अंदर और भी अदर मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हम क्रोमैटोफोर्स बोला जाता है। क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, राइट। क्रोमा इज व्हाट, क्रोमा इज नथिंग बट अ कलर, ठीक है। तो वो कलर को आपको पता होना चाहिए कि क्रोमा इज कलर, और ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर जो बबल्स पाए जाते हैं उनको क्रोमैटोफोर्स बोला जाता है, ठीक है। Bacterial cell may be motile and non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall called as flagella. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts: filament, hook, basal body. The filament is the longest portion and extend from cell to the outer surface. अभी बोला गया है कि जो ये बैक्टीरियल है, आपको पता है कि बहुत अडहेसिव इन नेचर होता है, बहुत जल्दी चिपक जाता है। बैक्टीरिया आर लाइक द स्टिकी गम्स, राइट। वो क्यों होता है, उसके अंदर का रीजन क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल है तो उनके पास में थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिसको फ्लैजिला बोला जाता है। यानी इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन नहीं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को तो हमने मेसोसोम नाम दे दिया है। अगर वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीटली प्रेजेंट है तो क्रोमैटोफोर्स नाम दे दिया है। अभी हम सेल वॉल की एक्सटेंशन के बारे में बात करें, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। अब हम बात करें सेल वॉल की एक्सटेंशन के बारे में। सेल वॉल की अगर एक्सटेंशन हमें थिन फिलामेंट्स के फॉर्म में दिख जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर, बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या करेंगे, एक फ्लैजिलम को उठाएंगे और उसको क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे, और वो क्रॉस सेक्शन को कट करने के बाद ना हम उसको देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। अभी उसमें स्टडी करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखो, बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि बैक्टीरिया फ्लैजिलम को जब हमने काटा, डाइसेक्ट किया, तो हमें क्या देखने को मिला, राइट। तो हमने देखा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके एक्सटेंशन को हमने क्या नाम दिया, मेसोसोम। अभी हम पढ़ रहे एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस एक्सटेंशन को क्या बोला जाता है, फ्लैजिला। इस फ्लैजिला को मैंने कट किया क्रॉस सेक्शन में, तो मुझे 3 पार्ट दिखे। क्या क्या दिखे, फिलामेंट, एक काम करती हूँ, ड्रॉ कर लेती हूँ, फिलामेंट, दूसरा हुक, और तीसरा क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि कुछ ऐसा, दिस इज फिलामेंट, दिस इज हुक, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है। Beside flagella, pili and fimbriae are also structures of bacteria but do not play role in motility. ऐसा आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एनसीईआरटी बोल रही है कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई आपको ना सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन फ्लैजिलम में भी दिखेगा, पिलाई और फिम्ब्रे के फॉर्म में भी दिखेगा, बट ये जो पिलाई एंड फिम्ब्रे फॉर्म है, इनका कोई रोल ही नहीं है मोटिलिटी में। दिखते तो सिमिलर है, बट इनका रोल किसी और में, किसमें देखते हैं। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ द स्पेशल प्रोटीन. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell.
In some bacteria, they also help to attach the bacteria to rock in a stream and also to the host tissue. Wow, amazing. इन्होंने क्या बोला कि हम ना धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपको एक ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखेगा, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, कुछ ऐसे एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा. तो ये तीनों आपको ना सेल वॉल की एक्सटेंशन ही दिखेंगी, लेकिन तीनों का काम मोटिलिटी नहीं होगा. सिर्फ जो सबसे लंबा फ्लैजिलम है उसका ना काम मोटिलिटी होगा, और जो बाकी पिले एंड फिम्ब्रे हैं उनका काम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो फिर अटैचमेंट टू रॉक सबस्ट्रेटम, क्योंकि उनको अपना फूड चाहिए. दे आर ओनली सिंगल सेल और उनको खुद को नरिश करना होगा, तो किधर स्टिक होना पड़ेगा. एंड दैट स्टिकिंग कौन हेल्प करता है? हमारा प्यारा सा फिम्ब्रे. ठीक है, हम लोग राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के अंदर. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size. Amazing. In important term, इन्होंने ये याद रखना कि उनकी साइज कितनी होती है. साइज उनका होता है 15 नैनोमीटर भी याद रखना, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको माइक्रोमीटर भी दे सकते हैं. ठीक है, और वो ना दो सब यूनिट से बने हुए हैं. कौन से 50s एंड 30s, which when present together form 70s. अभी मुझे पता है यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई अगर दो सब यूनिट है, राइट, यहाँ पे ये राइबोसोम कुछ इस प्रकार से दिखता है, राइट, दो सब यूनिट का, सब यूनिट 1 सब यूनिट 2. अगर एक सब यूनिट 50 है और दूसरा सब यूनिट 30 है तो इसका समेशन तो 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने दिया 70 है. कैसे? तो ये ना यहाँ पे जो हम बोलते हैं ये यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, 50 यूनिट है, 30 यूनिट है, हम उनकी वेट पे या उनकी साइज पे या उनके नंबर्स पे नहीं जाते, हम उनको जानते हैं एस. यहाँ पे जो एस दिख रहा है वो सेडबक यूनिट है. ये क्या है? ये सेडबक यूनिट है. ये ना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है. ये जो वैल्यू 50 मिली है, ये वैल्यू जो 30 मिली है, वो सेडिमेंट करके देखा गया है. एक मशीन होती है जिसमें आप डालोगे कोई भी ऑर्गेनल को, तो उसके साइज के बेसिस पे, उसकी मेन उसके कितने उसके अंदर कॉम्पोनेंट है पार्टिकल, उसके बेसिस पे वो सेडिमेंट होता है. तो किस वे में अगर उनको अलग अलग सेडिमेंट किया तो उनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार आई. अगर उन लोगों को साथ में सेडिमेंट किया दोनों कंपोनेंट को, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो दोनों के अंदर जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट आया वो 70 आया. तो ये यहाँ पे कोई सिंपल मैथमेटिकल रूल यूज नहीं हो रहा है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. वाह, हमें तो पता ही नहीं था. जो राइबोसोम है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए वो प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, क्योंकि दोनों भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो खाना दोनों को चाहिए. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोमल पॉलीसोम्स. वाओ, यानी कि एक सिंगल चेन में बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हो, बहुत ज्यादा, एक सिंगल mRNA में बहुत ज्यादा राइबोसोम हो, उसको क्या बोला जाता है? पॉलीसोम्स बोला जाता है. इस पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. पॉलीराइबोसोम्स किसको बोलते हैं, पॉलीसोम्स किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं. कुछ ऐसे टॉपिक भी मिलेंगे आपको जो बहुत ही सिंपल होंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि भाई इतना सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन उसमें हर साल आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है, आपको ये मिलेगा ये क्वेश्चन. ठीक है, द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन. ये पूरा क्या होगा, क्या ट्रांसलेशन प्रोसीजर होता है, क्या होता है? अभी सिर्फ आप नाम समझ लो कि भाई एक जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसा आता है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको रीड करने का काम हमारा राइबोसोम करता है, उसको ट्रांसलेट करने का काम हमारा राइबोसोम करता है, और उस ट्रांसलेशन की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. कैसे होता है, क्या होता है mRNA, अगर उस क्लैरिटी नहीं है आगे जाके और चैप्टर से मिलेगी. अब जस्ट ओवरव्यू ले लो कि भाई राइबोसोम करता क्या है. इतना याद रख लेना कि राइबोसोम की साइज 15 नैनोमीटर बाय 20 है, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है वो 70s है, 50s और 30s के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, वो प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है. दैट्स इट. आगे चलते हैं इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म. इंक्लूजन बॉडीज को अगेन ये छोटे छोटे से पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. ऐसे बॉडीज को हमने एक नाम दे दिया, एक नामकरण कर दिया इंक्लूजन बॉडीज. ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, मेम्ब्रेन लेस होता है. इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन बाउंड है या मेम्ब्रेन लेस है, तो मेम्ब्रेन लेस है. एग्जाम्पल दिया ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो पाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं. फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ग्रीन, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल
एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। आपको एक बात याद रखना कि गैस वैक्यूल इज ऑल्सो इंक्लूजन बॉडी, क्योंकि इससे तो पता चल जाता है कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स से हमें पता चल जाता है कि इंक्लूजन बॉडीज के बारे में बात किया जाता है। लेकिन जब ये ऑप्शन में गैस वैक्यूल आता है तो हम समझ नहीं पाते, बहुत से स्टूडेंट ना इंक्लूजन बॉडी कौन सा नहीं है पूछते, उसमें गैस वैक्यूल को टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि सभी ऑफ कोर्स मैं भी जब फर्स्ट टाइम थी तो मुझे भी गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी बिल्कुल माइंड में क्लिक नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपको एम्फोसाइज कर रही हूँ कि गैस वैक्यूल क्या है, हमारा इंक्लूजन बॉडीज है। और देन हम यूकैरियोटिक नेक्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड विद दैट हम नेक्स्ट पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। एंड आफ्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यू ऑल्सो गो थ्रू इट, और जो मैंने बोला जिसपे मैंने एम्फोसिस किया है प्लीज गो थ्रू दैट, एटलीस्ट जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले एटलीस्ट वो 3 बार तो रिवाइज होना ही चाहिए माइंड में। जस्ट किधर भी बैठे हो, जो भी मैंने बोला है माइंड में बस रिवाइज करते रहो, दैट्स इट। एंड आपका बायो वैसे ही हो जाएगा इजीली, आराम से। क्वेश्चंस की मदद से भी हम समझेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं।